हेलो दोस्तों, आप हैं हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर हैं। कहाँ पर हैं अभी आप? टारगेट एग्ज़ाम ओनली, टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, यहाँ पर हम फर्स्ट सेमेस्टर के लिए प्रशिक्षु बैच लेके आए हैं। हमारे इस बैच का ही नाम है प्रशिक्षु बैच 2025, ठीक है। और ये आपके लिए एकदम निःशुल्क है। यहाँ पर सारी क्लासेस, सारे नोट्स आपके लिए सब कुछ फ्री प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। और जैसा कि आप ये भी जानते हैं कि हम हिंदी का सिलेबस जो है कंप्लीट कर चुके हैं और हम जो है बीच बीच में प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं। इससे हमारा रिवीजन होता रहता है, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट भी मैं आपके लिए जल्दी लेके आऊँगी। इससे पहले जो है हिंदी का मैं शुद्ध जो होती हैं बर्ड्स, उनके ऊपर जो है प्रैक्टिस सेट ला चुकी हूँ, ठीक है। और इसके बाद मैं आपको पढ़ा रही हूँ बाल विकास पेपर फर्स्ट। बाल विकास पेपर फर्स्ट की टाइमिंग आपको पता ही है, 5 बजे है। तो इस यहाँ पर आप मेरे साथ जुड़ना ना भूलें, ठीक है। इसके बाद आपको अंजलि मैम पढ़ाएंगी। अंजलि मैम आपको संस्कृत पढ़ाएंगी और संस्कृत की क्लास की टाइमिंग होगी 4 बजे। तो यहाँ पर भी आप आना नहीं भूलिए। और अंजलि मैम आपको कंप्यूटर भी पढ़ाएंगी, ठीक है। वो कंप्यूटर भी बहुत बेसिक से बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रही हैं। आप उनकी क्लासेस लीजिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और जो है आपकी कंप्यूटर की भी अच्छे से तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों ही सब्जेक्ट बहुत ही टफ है डीएलएड में। तो इनमें जो है बच्चे ज़्यादा घबराते हैं और इनमें ही बैक लगने की संभावना होती है। तो संस्कृत और कंप्यूटर आप पहले से ही लेके चलिए, तभी आप इसको कवर कर पाएंगे, ठीक है। तो जो कंप्यूटर की टाइमिंग है वो 3 बजे है, संस्कृत की टाइमिंग 4 बजे है, ठीक है। और यहाँ पर जो मैथ्स पढ़ा रहे हैं, तो मैथ्स आपको रंजीत सर जी पढ़ा रहे हैं। तो रंजीत सर जो हैं आपको 6 बजे यहाँ पर मैथ्स पढ़ाते हैं। तो ये सब्जेक्ट भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम आपके लिए सबसे पहले वही सब्जेक्ट लेके आए हैं जिनमें क्या है आपकी बैक लगने की संभावना होती है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको जब तक आप बेसिक से नहीं पढ़ेंगे तब तक आप इनको कवर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हमारे इस यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली को और हमारे इस प्रशिक्षु बैच को जहाँ से जहाँ लोगों को शेयर कीजिए और यहाँ पर रेगुलर क्लासेस देखिए, ठीक है। इससे आपको जो है आपके डीएलएड के लिए कोई भी परेशानी नहीं होगी, कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। हम आपके लिए सब कुछ अच्छे से कराएंगे, ठीक है। तो जल्द से जल्द हमारे YouTube चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने बेल आइकन को अच्छे से प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके कि हमारी क्लासेस जब हो रही है तो आप वहाँ पर ज्वाइन हो और क्लासेस ले सकें। और हमारे साथ साथ आप नोट्स भी बनाएं तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा, क्योंकि जो है अगर आपके पास नोट्स होंगे तो आप पेपर की टाइमिंग पर उसको निकाल के पढ़ सकते हैं, ठीक है, रिविज़न कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। तो आगे चलेंगे तो यहाँ पर जैसे कि आपको पता ही है फर्स्ट सेमेस्टर हम कर रहे हैं और ये सब्जेक्ट जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। क्या है? बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। इसे हम क्या कहते हैं? एजुकेशन ईडियो फर्स्ट कहते हैं या एजुकेशन फर्स्ट कहते हैं, ठीक है। एजुकेशन का ही शॉर्ट फॉर्म है ईडियो फर्स्ट। तो यहाँ पर ये प्रथम प्रश्न पत्र है और जैसा कि आप सभी को पता ही चल गया होगा, इसके लिए आपको 50 नंबर मिलेंगे, ठीक है। इसके लिए अंक जो हैं वो 50 नंबर अंक रखे गए हैं, ठीक है। अंक या आप मार्क्स कह सकते हैं, सही। अब हम आगे चलते हैं। आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है हमारा जो फर्स्ट यूनिट हमारी चल रही थी, बहुत ही लंबी थी। और जो है ये हमारा जो इसमें सब टॉपिक चल रहा है वो है बाल विकास के आधार पर उनको प्रभावित करने वाले कारक। तो प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? वातावरण और आनुवंशिकता है, ठीक है। आनुवंशिकता आप कह सकते हैं या इसे कह सकते हैं वंशानुक्रम, ठीक है। वंशानुक्रमण या आनुवंशिकता एक ही है। तो यहाँ पर ये हम कर रहे हैं। इससे पहले वाली क्लास में हम आनुवंशिकता कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं? आनुवंशिकता। और आज हम जो है वो करेंगे वातावरण। तो आप इससे पहले वाली क्लासेस मेरी जरूर देखिएगा, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेसिक से मैंने आपको आनुवंशिकता या वंशानुक्रम के बारे में बताया है, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। जल्द से जल्द हमारे साथ जुड़ जाइए और जहाँ से जहाँ लोग को शेयर भी कर लीजिए ताकि वो भी यहाँ पर जुड़ जाएँ। तो जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पर हम जो है बाल विकास को प्रभावित करने वाले 2 कारक हैं। एक जो है वो है आपका वंशानुक्रम और दूसरा आपका है वातावरण, ठीक है। तो वंशानुक्रमण को हम देख चुके हैं अपनी इससे पहले वाली क्लास में। तो ये बहुत ही लेंदी था, इस चक्कर में मैंने आपको 2 पार्ट्स में से डिवाइड किया है, ठीक है। तो आज हम जानेंगे वो होगा वातावरण, ठीक है, कि वातावरण हमारे जो विकास है, बाल विकास है, उसको किस तरीके से प्रभावित करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका अर्थ जानेंगे। तो वातावरण का अर्थ एवं परिभाषा। वातावरण का अर्थ एवं परिभाषा। तो पहले अर्थ जानेंगे। वातावरण का अर्थ है पर्यावरण है। क्या है?
वातावरण का अर्थ पर्यावरण है। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, ये तो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे कि पर्यावरण जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। परि प्लस आवरण, क्या है? परि प्लस आवरण, इसके मिलने से बना है। परि का अर्थ क्या होता है? चारों ओर से। परि का अर्थ क्या होता है? चारों ओर से। और आवरण का अर्थ क्या होता है? ढका हुआ, मतलब हमें चारों तरफ से जो ढका हुआ है वही क्या है? पर्यावरण। ठीक है, आपने देखा ही होगा हमारे चारों तरफ क्या है? बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, हमारा वातावरण है, और ये सब चीज़ों से क्या है? हम ढके हुए हैं। ठीक है, यही हमारा क्या कहलाता है? वातावरण या पर्यावरण कहलाता है। इस प्रकार पर्यावरण का अर्थ होता है, क्या होता है? चारों ओर से घेरने वाला। क्या है? चारों ओर से घेरने वाला। तो प्राणी या मनुष्य जल, वायु, वनस्पति, पहाड़, पठार, नदी, वस्तु आदि से जो है घिरे हुए हैं। प्राणी या मनुष्य हैं जल, वायु, वनस्पति, पहाड़, पठार, नदी, वस्तु आदि से क्या है? घिरे हुए हैं। यही सब मिलकर क्या बनाते हैं? पर्यावरण का निर्माण करते हैं। ठीक है, इन सबको मिला के जो है हमारा पर्यावरण बनता है। और वातावरण मानव जीवन के विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। जैसे कि आप जानते ही हैं कि हमारा वातावरण जो होता है, हमारे जो विकास है हमारे, उस पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। ठीक है, कि अगर वातावरण होगा वैसा ही हमारा क्या होगा? विकास होगा। ठीक है, मानव विकास में जितना योगदान आनुवांशिकता का है उतना ही वातावरण का भी है। ठीक है, तो आनुवांशिकता और वातावरण दोनों ही हमारे विकास को क्या है? प्रभावित करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये कह सकते हैं। इसीलिए कुछ मनोवैज्ञानिक वातावरण को सामाजिक वंशानुक्रमण भी कहते हैं। क्या है? अगर आपसे पूछा जाए वातावरण को हम और किस नाम से जानते हैं, तो वहाँ पर आप कह सकते हैं कि सामाजिक वंशानुक्रम के नाम से भी इसे जाना जाता है वातावरण को। ठीक है, तो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों ने वंशानुक्रम से अधिक वातावरण को महत्व दिया है। ठीक है, जो व्यवहारवादी जो मनोवैज्ञानिक है उनका ये कहना है कि आनुवांशिकता से ज़्यादा जो है हमारे जो विकास है उस पर प्रभाव कौन डालता है? वातावरण डालता है। ठीक है, क्योंकि आनुवांशिकता तो हमारे जन्म से ही प्रभाव डालता है, लेकिन जब हम माँ के गर्भ से आते हैं, ठीक है, जब हमारा जन्म होता है उसके बाद जो है हम वातावरण में ही जीते हैं। ठीक है, और वातावरण के अनुसार ही रहना, पीना, खाना, उठना, बैठना सब सीखते हैं। तो ये बात भी सही है कि जो वातावरण है वो हमारी वंशानुक्रम से सबसे ज़्यादा अधिक प्रभाव डालता है। ठीक है, तो वंशानुक्रमण इतना प्रभाव नहीं डालता जितना कि वातावरण डालता है। अब हम आगे चलते हैं, इसकी डेफिनेशन देखेंगे। आई होप आप जो इसका अर्थ समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दिएगा। और जो है आप मुझे ये भी बताइए, आपको जो अनुवांशिकता वाली मैंने आपको क्लास कराई थी उसमें आपको सब समझ में आया अच्छे से? आपको अच्छी लगी है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। आपने मुझे कमेंट नहीं किया एक भी कि आपको वो क्लास कैसी लगी है। चलिए कोई बात नहीं, अब हम यहाँ पर परिभाषा देखते हैं इसकी, वातावरण की। तो वातावरण की परिभाषा क्या है? वातावरण की परिभाषा, इसमें फर्स्ट परिभाषा है वो है एनास्टॉसी के अनुसार। एनास्टॉसी के अनुसार है तो पर्यावरण वह हर चीज़ है, पर्यावरण वह हर चीज़ है जो व्यक्ति के जीवन के अलावा उसे क्या है? प्रभावित करती है। जो व्यक्ति के अलावा उसे प्रभावित करती है। ठीक है, यही क्या है? पर्यावरण है। आगे चलते हैं, दूसरी जो डेफिनेशन वो दी है जिस वर्ड के अनुसार। क्या है? जिस वर्ड के अनुसार, जो किसी एक वस्तु के चारों ओर से घिरे हुए हैं, जो किसी एक वस्तु के चारों ओर से घिरे हुए हैं तथा उस पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है। क्या है? उस पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है, वह क्या है? पर्यावरण है। तो पर्यावरण का अर्थ ही है कि चारों तरफ से ढका हुआ। तो यहाँ पर भी इन्होंने इस तरीके से इसकी डेफिनेशन दी है। इसके बाद थर्ड डेफिनेशन है वो है हॉलैंड ए डगलस के अनुसार। हॉलैंड एंड डगलस के अनुसार तो जीव जगत के प्राणियों के विकास, परिपक्वता, प्रकृति, व्यवहार तथा जीवन शैली को प्रभावित करने वाली वह समस्त शक्तियाँ, परिस्थितियाँ तथा घटना को पर्यावरण में सम्मिलित किया जाता है। ठीक है,
और इन्हीं की सहायता से पर्यावरण का वर्णन किया जाता है। ठीक है, इनके अनुसार भी हमने देख ली डेफिनेशन। अगर आपसे कोई भी डेफिनेशन पूछी जाती है तो आपको अगर आपको पता होगा तो आप वहाँ पर इसे इजीली कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखेंगे अब हम क्या पढ़ेंगे इसके बारे में। तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इसको वातावरण को जो प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहला इसमें कारक होगा सामाजिक कारक। क्या है? सामाजिक कारक। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये तो आप सभी जानते हैं कि हम जो हैं, हम सभी मनुष्य क्या हैं, एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है, इसीलिए उस पर समाज का प्रभाव अधिक दिखाई देता है। तो हम पे सबसे ज़्यादा क्या है, जो समाज है हमारा, उसका प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है, सामाजिक व्यवस्था, रहन सहन, परंपराएं, धार्मिक कृत्य, रीति रिवाज, पारस्परिक अंतःक्रिया और संबंध आदि बहुत से तत्व हैं। सामाजिक व्यवस्था, रहन सहन, परंपराएं, धार्मिक कृत्य, रीति रिवाज, पारंपरिक अंतःक्रियाएं और संबंध आदि बहुत से तत्व हैं। ये सारे क्या हैं? तत्व हैं। ठीक है, हमारे समाज के, जो मनुष्य के शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक विकास को किसी न किसी रूप में अवश्य क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। जो मनुष्य के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास को किसी न किसी रूप में क्या है? अवश्य प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो ये सारे हमारे क्या है? वातावरण के कारक होगा। ये सामाजिक कारक हमने देख लिया। अब हम नेक्स्ट कारक की तरफ चलते हैं। एक कारक क्या होगा? वो होगा आर्थिक कारक, और थर्ड कारक होगा सांस्कृतिक कारक। ठीक है, तो 3 कारक होते हैं। तो आर्थिक कारक देखते हैं। आर्थिक कारक का अर्थ होता है धन से केवल सुविधाएं ही नहीं प्राप्त होती हैं, धन से केवल सुविधाएं ही प्राप्त नहीं होती हैं, बल्कि इससे पौष्टिक चीज़ें भी खरीदी जा सकती हैं। ठीक है, तो धन जो है हमारे जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि धन नहीं होगा तो हम अपने लिए जो हमारे खाने पीने का खर्चा है, जो भी हम आहार ले रहे हैं, उसकी व्यवस्था हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जिससे मनुष्य का शरीर विकसित होता है। ठीक है, और अगर ये सब नहीं कर पाएंगे हम, तो हमारा शरीर का भी विकास नहीं हो पाएगा। ठीक है, आर्थिक वातावरण मनुष्य की बौद्धिक क्षमता को भी प्रभावित करता है। आर्थिक वातावरण मनुष्य की बौद्धिक क्षमता को भी प्रभावित करता है। ठीक है, सामाजिक विकास पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो सामाजिक विकास है, उस पर हमारे आर्थिक कारक का भी प्रभाव पड़ता है। जैसे मान लीजिए, अगर हम आर्थिक स्थिति से बहुत जूझ रहे हैं, या आर्थिक तरीके से जो है बहुत ही कमज़ोर हैं, तो इससे क्या होगा? हमारे ऊपर जो है प्रभाव पड़ेगा। हम जो है संतुलित भोजन नहीं ले पाएंगे सही से 2 टाइम का। ठीक है, उसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा। तो ये भी हमारा जो है सामाजिक विकास भी हमारा अच्छे से नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आर्थिक कारक भी बहुत ही अलग जो है भूमिका निभाता है हमारे विकास में। ठीक है, अब थर्ड इसमें है सांस्कृतिक कारण। क्या है? सांस्कृतिक कारण। ठीक है, तो धर्म और संस्कृति मनुष्य के विकास को गहरे स्तर पर प्रभावित करती है। धर्म और संस्कृति मनुष्य के विकास को गहरे स्तर पर क्या करती है? प्रभावित करती है। ठीक है, प्रभावित करती है। ठीक है, हमारा खान पान, रहन सहन, पूजा पाठ, संस्कार और आचार विचार इत्यादि हमारी संस्कृति के क्या होते हैं? अभिन्न अंग हैं। हमारा खान पान, रहन सहन, पूजा पाठ, संस्कार, आचार विचार इत्यादि हमारी संस्कृति के क्या हैं? अभिन्न अंग हुए। ठीक है, जिन संस्कृतियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण समाहित हैं, जिन संस्कृतियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण समाहित है, उनका विकास ठीक ढंग से क्या है? होता है। ठीक है, लेकिन जहाँ अंधविश्वास है, रूढ़िवादी जो का समावेश है, उस समाज का विकास अत्यंत मंद गति से होता है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा, जो हमारे पहले पूर्वज थे, उनके अंदर क्या था? अंधविश्वास था, रूढ़िवादिता थी। तब उस समय क्या था? हमारा विकास नहीं हो पाता था, हमारी संस्कृति का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था, जो है हम अच्छे से जो है डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे थे। जो पहले के लोग थे वो बहुत ही पिछड़े थे, उनकी सोच ही बहुत बेकार, मतलब कि मैं ये बेकार नहीं कह सकते, लेकिन बहुत ही सोच जो थी पिछड़ी हुई थी। ठीक है, इससे क्या था? हमारे
हमारे देश का विकास नहीं हो पा रहा था। आज देखिए सबकी सोच बहुत अच्छी है, सभी क्या है, सबके अंदर आत्मविश्वास है, ठीक है। और जो है जो रूढ़िवादियाँ चली आ रही थी पहले से हमारे देश में, वो भी खत्म हो चुकी हैं। तो इससे क्या हो रहा है, हमारा जो है देश का भी विकास हो रहा है और हमारा भी विकास हो रहा है, ठीक है। हमारा देश का विकास होगा तभी तो हमारा विकास अच्छे से हो पाएगा। तो सांस्कृतिक कारण जो कारक है वो भी हमारे विकास पे जो है महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा प्रभाव तो ये यही कारण डालता है, ठीक है, सांस्कृतिक, क्योंकि जो हमारा रहन सहन खान पान है, इन्हीं सबसे तो हमारा विकास होता है। इन्हीं चीज़ों को लेके हम जो है बड़े होते हैं और इन्हीं से जो है सीख के, इन्हीं चीज़ों को सीख के इस समाज में रह के ही तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर हमने कारक देख लिए। पहला हमने कारक देखा था सामाजिक कारक, आर्थिक कारक और सांस्कृतिक कारक, ठीक है, कि किस तरीके से हमारे वातावरण में जो है प्रभावित करते हैं, ठीक है, और हमारा विकास होता है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखेंगे। इसके बाद देखेंगे वातावरण का प्रभाव, ठीक है। अभी हमने कारक पढ़े थे, अब हम देखेंगे प्रभाव। तो वातावरण पर प्रभाव देखते हैं इसमें। तो पश्चात मनोवैज्ञानिकों ने वातावरण के महत्व के संबंध में अनेक अध्ययन और क्या है परीक्षण किए हैं, ठीक है। इसके आधार पर इन्होंने सिद्ध किया, क्या सिद्ध किया, कि बालक के व्यक्तित्व के प्रत्येक पहलू क्या है, बालक के व्यक्तित्व के प्रत्येक पहलू पर भौगोलिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण पर व्यापक क्या है, प्रत्येक पहलू पर भौगोलिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण पर क्या है, वातावरण पर का है व्यापक प्रभाव पड़ता है, ठीक है। यहाँ कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार इस प्रकार का वर्णन कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने किस तरीके से इसके प्रभाव का वर्णन किया है। तो इसमें पहला क्या है, पहला है शारीरिक अंतर का प्रभाव। शारीरिक अंतर पर प्रभाव क्या है, पहला शारीरिक अंतर पर प्रभाव। तो ये किसने दिया है, ये कहा है फ्रेज बोन्स ने। किसके, फ्रेज बोन्स के मत अनुसार देखेंगे कि विभिन्न प्रजातियों के शारीरिक अंतर का कारण क्या होता है, वंशानुक्रमण ना होकर वातावरण है, क्या है, वंशानुक्रम ना होकर वातावरण है। उसने अनेक उदाहरण देकर सिद्ध किया है कि जो जापानी और यहूदी अमेरिकी में अनेक पीढ़ियों से निवास कर रहे हैं, उनकी लंबाई भौगोलिक वातावरण के कारण बढ़ गई है, ठीक है। जो जापान और यहूदी वगैरह हैं, अमेरिका में जो है रहते हैं, तो क्या होता है यहाँ पर इनके ऊपर क्या है, अमेरिका का प्रभाव पड़ता है। तो इससे क्या होता है, इनकी लंबाई में परिवर्तन देखा गया है, ठीक है। लेकिन जापान में यहूदी वगैरह हैं, यहाँ पर ये लोग छोटे पाए जाते हैं, ठीक है, गंठे पाए जाते हैं, आप ये कह सकते हैं। तो अमेरिका में अगर ये बहुत टाइम से रह रहे हैं, अनेक पीढ़ियाँ रह रही हैं, तो उसका वातावरण का, अमेरिका के वातावरण का इनके ऊपर प्रभाव पड़ा और ये लोग क्या थे, लंबे, मतलब कि इनकी लंबाई में परिवर्तन देखा गया है, ठीक है। यही नेक्स्ट आगे देखेंगे। अगला इसमें है मानसिक विकास पर प्रभाव। क्या है, मानसिक विकास पर प्रभाव। तो गार्डनर का मत है कि उचित सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण ना मिलने पर मानसिक विकास क्या है, मानसिक विकास की गति क्या होती है, धीमी हो जाती है। जैसे आपने देखा ही होगा, अगर हमें अच्छा वातावरण नहीं मिल रहा है या मान लीजिए किसी तरीके से जो है हमें जो है मानसिक जो कठिनाई हो रही है या हमारा मानसिक विकास अच्छे से नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा, हमारे मानसिक विकास की जो गति होती है वो क्या होती है, धीमी हो जाती है। उन्होंने यह मत नदियों के किनारे रहने वाले बच्चों का अध्ययन करके सिद्ध किया। आपसे पूछा जाएगा जो नदियों के किनारे रहने वाले बच्चों पर अध्ययन किसने किया और ये किस वातावरण के किस प्रभाव के अंतर्गत आता है, तो ये जो है आप वहाँ पर आप कह सकते हैं कि मानसिक विकास के अंतर्गत आता है। और किसने किया है, ये किया है गार्डनर ने किया है, ठीक है। तो इन बच्चों का वातावरण दूषित और समाज के अच्छे प्रभावों से दूर था, ठीक है।
इन बच्चों का वातावरण जो था दूषित और समाज के अच्छे प्रभावों से दूर था। ठीक है। थर्ड इसमें है प्रजाति की श्रेष्ठता का प्रभाव। प्रजाति की श्रेष्ठता का प्रभाव तो ये किसने दिया है? ये दिया है क्लर्क का कहना है। क्या कहना है? कि कुछ प्रजातियों की बौद्धिक श्रेष्ठता का कारण वंशानुक्रम ना होकर वातावरण है। ठीक है। तो इन्होंने भी जो है आनुवांशिकता के अलावा जो है वातावरण को महत्वता दी है। इन्होंने यह मत अमेरिका के कुछ गोरे और निग्रो लोगों की बुद्धि परीक्षण लेकर सिद्ध किया है। उनके समान अनेक अन्य विद्वानों का मत है कि निग्रो प्रजाति की बुद्धि का स्तर इसलिए निम्न है क्योंकि उनको अमेरिका की श्वेत प्रजाति के समान शैक्षिक, सांस्कृतिक और सामाजिक वातावरण उपलब्ध नहीं है। तो जाहिर सी बात है, अगर हमें अच्छा वातावरण जो है नहीं प्राप्त होगा तो हमारी जाहिर सी बात है कि हमारी बुद्धि श्रेष्ठ नहीं होगी। तो हमारी बुद्धि पर क्या है? प्रभाव पड़ेगा। अगर कोई जाति पिछड़ी रह जाती है तो उसका प्रभाव जो है पड़ता है, भले ही उस देश के बाकी जातियां जो हैं विकसित हों, लेकिन उस जाति पे प्रभाव पड़ेगा जिसका जो है अच्छे से विकास नहीं हो पा रहा है। ठीक है। तो ये वातावरण ही होता है जो उस पर प्रभाव डालता है। सही है। अब हम थर्ड की तरफ चलते हैं। थर्ड हमारा क्या होगा? इसमें थर्ड हमारा होगा बुद्धि पर प्रभाव। क्या है? बुद्धि पर प्रभाव। ये किसने कहा है? इससे पहले हमने प्रजाति पर देखा था, अब हम देखेंगे बुद्धि पर प्रभाव। तो कैंडोल क्या मत है? किसका मत है? कैंडोल का मत है कि बुद्धि के विकास में वंशानुक्रम की अपेक्षा वातावरण का प्रभाव कहीं अधिक पड़ता है। ठीक है। इन्होंने इसे 552 विद्वानों का बौद्धिक अध्ययन करके सिद्ध किया है। कितने विद्वानों का? 552 विद्वानों का बौद्धिक अध्ययन। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा 552 विद्वानों का अध्ययन जो है किसने किया था? ठीक है। उनकी बुद्धि को जानने के लिए या उनके बुद्धि पर किसका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है ये पता लगाने के लिए। तो कैंडोल के कौन थे? कैंडोल थे। ठीक है। तो ये विद्वान लंदन की रॉयल सोसाइटी, पेरिस की विज्ञान आदि अकादमी और बर्लिन की रॉयल अकादमी के सदस्य थे। ठीक है। तो ये अलग अलग जगह के थे। इन सदस्यों को प्राप्त होने वाले वातावरण के संबंध में कैंडोल ने लिखा है। क्या लिखा है? अधिकांश सदस्य धनी और अवकाश प्राप्त वर्ग के थे। क्या थे? अधिकांश सदस्य धनी और अवकाश प्राप्त वर्ग के थे। उनको शिक्षा की सुविधाएं थीं। क्या थीं? शिक्षा की सुविधाएं थीं और उनको शैक्षिक जनता एवं उदार सरकार से पर्याप्त प्रोत्साहन भी मिलता था। ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर हमने बुद्धि पर प्रभाव भी देख लिया कि वातावरण का किस तरीके से पड़ता है। इसके बाद है फिफ्थ है व्यक्तित्व पर प्रभाव। तो व्यक्तित्व पर वातावरण का कैसे प्रभाव पड़ता है ये किसने दिया? ये किया है कूले का मत है। किसका मत है? कूले का। कि व्यक्तित्व के निर्माण में वंशानुक्रम की अपेक्षा वातावरण का अधिक प्रभाव क्या है? पड़ता है। कूले ने सिद्ध किया है कि कोई व्यक्ति जो है उपयुक्त वातावरण में रहकर अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके महान बन सकता है। क्योंकि अगर हमें अच्छा वातावरण मिल रहा है तो हम महान बन जाएंगे। ठीक है। मतलब हमारे अंदर अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ होंगी तो हमारा जो है विकास अच्छे से हुआ होगा तो हम क्या हैं? बहुत अच्छे व्यक्ति बन जाएंगे। ठीक है। हमारा व्यक्तित्व अच्छा हो जाएगा, हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट अच्छा होगा। ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने कहा है। 6 इसमें है बालक का बहुमुखी प्रभाव। क्या है? बालक पर बहुमुखी प्रभाव। तो वातावरण का बालक पर बहुमुखी प्रभाव कैसे पड़ता है? तो वातावरण बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि सभी अंगों पर प्रभाव डालता है। वातावरण बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि सभी अंगों पर क्या डालता है? प्रभाव डालता है। ठीक है। इसकी पुष्टि किसने की थी? एवेरॉन की जंगली बालक के उदाहरण से की जाती है। ठीक है। जो जंगली बच्चा था उससे की जाती है। इस बालक को जन्म के बाद ही भेड़िया उठा ले गया था और उसका पालन पोषण जंगली पशुओं के बीच में हुआ था। ठीक है। इसके ऊपर एक जो है मूवी भी बनी है, एनिमेटेड मूवी। ठीक है। तो
तो उसमें आपने देखा होगा कि जो जैसे किस तरीके से बच्चा जो है जंगली जानवरों के बीच रहता है और उनकी तरह ही बन जाता है, मतलब कि वहाँ का जो वातावरण है उसे पूरी तरीके से प्रभावित करता है। वो जो है पेड़ पे भी 1 मिनट में चढ़ जाता है, ठीक है, और कहीं भी किसी भी जगह जो है जाता है और जंगली जानवरों के बीच रहता है और जंगली जानवर ही उसका क्या है पालन पोषण करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वातावरण जो है हमारा किस किस तरह से हमको प्रभावित करता है, हमारे विकास को, हमारे बाल विकास को, ठीक है। और मत भी समझ गए होंगे कि किस किस के अनुसार कौन कौन से जो मनोवैज्ञानिक हैं अलग अलग तरीके से अवधारणाएं दी हुई हैं। अब आगे चलते हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे वातावरण एवं अब यहाँ पर हम देखेंगे वंशानुक्रम एवं वातावरण का संबंध। अब हम इन दोनों का संबंध देखेंगे कि किस तरीके से इन दोनों का संबंध होता है, ठीक है। तो वंशानुक्रम या आप इसको अनुवांशिकता भी कह सकते हैं, तथा वातावरण एक दूसरे के क्या होते हैं, पृथक नहीं है, मतलब एक दूसरे के पृथक नहीं है जो है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, पूरक है, ठीक है। एक के बिना दूसरा नहीं है, दूसरे के बिना पहला वाला नहीं है, ठीक है। तो अनुवांशिकता के बिना वातावरण नहीं होगा, वातावरण के बिना अनुवांशिकता नहीं होगी, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, पूरक होंगे। बीज तथा खेत जैसा इसका संबंध है, कैसे, जैसे बीज और खेत का संबंध होता है वैसे ही इसका संबंध है। जैसे बीज बोया नहीं जाएगा तो खेती कैसे होगी, ठीक है। जो बीज बोने के लिए क्या है, खेत की आवश्यकता होती है, उसी तरीके से जो वातावरण के लिए क्या है, वंशानुक्रम होता है, ठीक है। तो जब हम बीज बोएंगे, जब उसके लिए जगह ही नहीं होगी तो बीज कहाँ से निकलेगा, पेड़ कहाँ से बनेगा वो, ठीक है। तो एक के बिना दूसरे का सार्थकता नहीं है, तो एक के बिना दूसरे को जो है दूसरा नहीं हो सकता है, ठीक है, ये कह सकते हैं हम यहाँ पर। स्वस्थ बीज तभी स्वस्थ पौधे का रूप धारण कर सकता है जब वातावरण स्वस्थ और संतुलित हो। जैसे कि आप जानते ही हैं, जब अच्छा बीज लगाएंगे तभी तो अच्छा पेड़ पाएंगे और अच्छा फल पाएंगे। तो ऐसे ही जो है, अगर हम अच्छा, हमारा जो है अनुवांशिकता अच्छे तरीके से हुई है, अच्छे गुण हैं हमारे अंदर अनुवांशिकता में, या अच्छे से अनुवांशिकता का डेवलपमेंट हुआ है, तो जो है हमारा वातावरण भी हमारे ऊपर अच्छा ही प्रभाव डालेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, जब वातावरण स्वस्थ होगा तो और संतुलित होगा, सही है, यदि अच्छी खाद, समय पर पानी, धरती की तैयारी, निराई गुड़ाई आदि वातावरण की दृष्टि करती है, क्या करती है, आदि वातावरण की सृष्टि करती है। तो लैंडिस ने इसलिए कहा है, तो यहाँ पर ये मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने क्या कहा है कि वंशानुक्रम हमें विकसित होने की क्षमताएं प्रदान करता है। इन क्षमताओं के विकसित होने के अवसर हमें वातावरण से मिलते हैं। तो वंशानुक्रम हमें कार्यशील पूंजी देता है, क्या करता है, कार्यशील पूंजी देता है, और परिस्थिति हमें इसको निवेश करने के अवसर प्रदान करती है, क्या करती है, निवेश करने के अवसर प्रदान करती है। तो यहाँ पर आप इन दोनों का संबंध भी समझ गए होंगे, ठीक है। जैसे बीज और खेत का संबंध, ऐसी अनुवांशिकता और वातावरण का संबंध है, ठीक है। जब अच्छा बीज बोओगे तभी अच्छा पेड़ प्राप्त करोगे, फिर पेड़ पर उस पर फल आएंगे। तो ऐसे ही इन दोनों के बीच में भी होता है, ठीक है, इनका भी संबंध इसी तरीके से हम बता सकते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखेंगे। इसके बाद अब हम जो देखेंगे वो हम देखेंगे अनुवांशिकता और वातावरण पर प्रभाव, ठीक है। तो अनुवांशिकता और वातावरण पर प्रभाव किस तरीके से पड़ता है, दोनों का। तो मैकाइवर ए पेज ने कहा, क्या कहा है, वंशानुक्रम वातावरण दोनों के महत्व को स्वीकार किया गया, ठीक है, कि दोनों का ही महत्व है। इसीलिए लिखा है कि जीवन की प्रत्येक घटना दोनों का परिणाम होती हैं, ठीक है। तो ये इसलिए मैं लेके आई हूँ, पहले हमने अलग अलग पढ़ा था, अगर आपको दोनों का पूछ लिया जाता है तो आप उसको कैसे मिक्सअप करके बताएंगे, ठीक है। तो किसी भी निश्चित परिणाम के लिए एक उतनी ही आवश्यकता है जितनी की दूसरे की, एक की उतनी ही आवश्यकता है जितनी की दूसरे की।
मतलब हम कह सकते हैं कि जितनी आनुवांशिकता की महत्वता है उतनी ही क्या है वातावरण की महत्वता है। तो इन दोनों में से कोई भी ना हो या हटाई, कि इन दोनों में से अगर कोई भी नहीं होगा तो क्या होगा, कभी पृथक की जा सकती है। ठीक है, इसको जो है ना ही कभी इसको अलग किया जा सकता है, ना ही इसे कभी हटाया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप ये समझ गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट आगे देखेंगे कि और क्या कहा गया है इसके बारे में, कि वुडवर्थ और मार्क्वेस के अनुसार व्यक्ति वंशानुक्रम तथा वातावरण का योग नहीं गुणनफल है। क्या है, इन दोनों का योग नहीं है, क्या है, गुणनफल है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि विकास की किसी अवस्था में बालक या व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक विशेषता की व्याख्या करने के लिए साधारणतः वंशानुक्रम और वातावरण शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इन दोनों शब्दों का क्या है, प्रयोग किया जाता है। वातावरण संबंधी परीक्षणों द्वारा यह सिद्ध कर दिया है कि समान वंशानुक्रम और समान वातावरण होने पर ही बच्चे में विभिन्नता होती है। क्या होती है, विभिन्नता होती है। अतः बालक के विकास पर न केवल वंशानुक्रमण का वरन वातावरण का भी क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इसकी पुष्टि करते हुए क्रो ने लिखा है, क्या लिखा है, क्रो ने लिखा है कि व्यक्ति का निर्माण न केवल वंशानुक्रम और ना केवल वातावरण से होता। ऐसा भी नहीं होता कि केवल वंशानुक्रम या आनुवांशिकता से ही हमारा विकास होगा या केवल वातावरण से होगा, ऐसा नहीं है। ये दोनों चीज़ें हमारे विकास में होना आवश्यक है। ठीक है, वास्तव में यह जैविक दाएं और ये क्या है, जैविक और सामाजिक विरासत की एकीकरण की क्या है, उपज है। ये क्या है, जैविक और सामाजिक विरासत की एकीकरण की क्या है, उपज है। ठीक है, ये किसने कहा है, ये जो है कहा गया है क्रो के अनुसार। अब हम नेक्स्ट देखेंगे आगे। आप अच्छे से समझ गए होंगे कि ये दोनों कैसे एक दूसरे के पूरक होते हैं। ठीक है, अब इन दोनों का हम शैक्षिक महत्व जानेंगे कि आनुवांशिकता और वातावरण का शैक्षिक महत्व क्या है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि आनुवांशिकता या वातावरण का शैक्षिक महत्व बताइए। तो यहाँ पर ये भी बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन तो कुछ भी आ सकता है, एग्जामिनर की कुछ पता नहीं है, तो हमें पहले से ही तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है, तो आनुवांशिकता एवं वातावरण का शैक्षिक महत्व के संदर्भ में यह कहा जाता है कि ये दोनों आपस में इस प्रकार जुड़े हुए हैं, ये दोनों आपस में इस प्रकार जुड़े हुए हैं कि इन्हें पृथक नहीं किया जा सकता। क्या है, पृथक नहीं किया जाता। इसके बिना बालकों के विकास की कल्पना की जा जो है सकती है। वे बालक विकास के गहरे स्तर पर प्रभावित करते हैं। ठीक है, कैसे, वे क्या होते हैं, बाल विकास को गहरे स्तर पर प्रभावित करते हैं। और आनुवांशिकता एवं वातावरण के शैक्षिक महत्व को इस प्रकार समझ सकते हैं। तो हम इसको वन बाय वन करके पॉइंट में समझेंगे। पहला इसमें क्या है कि विकास की वातावरण विचारधारा की प्रकृति और पालन पोषण दोनों ही महत्व दिया गया है। ठीक है, तो आनुवांशिकता की भूमिका को समझना बहुत क्या है, महत्वपूर्ण है और इससे भी अधिक लाभकारी है कि हम समझें कि परिवेश में कैसे सुधार किया जा सकता है ताकि बच्चे की आनुवांशिकता द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर सर्वोत्तम संभावित विकास के लिए क्या हो, सहायता की जा सके। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आनुवांशिकता और वातावरण का इस तरीके से हम शैक्षिक महत्व समझ सकते हैं कि बालक के लिए जो है उसके विकास में क्या है, सर्वोत्तम संभावित विकास के लिए सहायक बना देता है ये। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे, सेकंड पॉइंट इसमें होगा। सेकंड पॉइंट इसमें है वस्तुता। तो बालक के संपूर्ण व्यवहार की दृष्टि वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया द्वारा होती है। कैसे होती है, अंतःक्रिया द्वारा होती है। शिक्षा की किसी भी योजना में वंशानुक्रम और वातावरण एक दूसरे के क्या होते हैं, पृथक नहीं किया जा सकता, कि इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। जैसे कि हमने अभी पढ़ा ही था कि जो है ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। ठीक है, तो इन दोनों की आवश्यकता होती है, एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं है। जैसे हमने बीज और
जो है खेत का एग्जाम्पल लिया। तो बीज के बिना अगर खेत नहीं होगा तो बीज नहीं बोया जा पाएगा, ठीक है। और खेत होंगे अगर बीज नहीं होगा तो उस खेत का मतलब ही क्या है, ठीक है, जब उसमें बीज नहीं बोया जा सके। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। और आगे इसमें थर्ड दिया है कि शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक सभी प्रकार के विकासों में आनुवांशिकता एवं वातावरण का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। हमारा ऑल ऑफ डेवलपमेंट होता है उसमें क्या है, इसका आनुवांशिकता और वातावरण का प्रभाव होता है। यही कारण है कि बालक की शिक्षा भी इससे प्रभावित होती है, ठीक है। तो वातावरण अच्छा नहीं होगा तो प्रभावित होगी हमारी शिक्षा, सही है। अतः बच्चे के बारे में इस प्रकार की जानकारियाँ इसकी समस्याओं के समाधान में शिक्षा की सहायता करती हैं। तो बच्चे को इन दोनों की क्या है, जानकारी होना चाहिए, सही है। तभी जो है वो उसका विकास अच्छे से हो पाएगा और वो इन दोनों को भी समझ पाएगा, आनुवांशिकता और वातावरण को भी, और ये उसके विकास में क्या है, सहायता प्रदान करेंगे उसे, ठीक है। और शिक्षक को जो है इसके बारे में पता होना चाहिए कि किस बच्चे के अंदर किस तरीके से क्वालिटी हैं और किस वो वातावरण से आया है और कैसा उसका फैमिली बैकग्राउंड है, ठीक है। तो उसको पता होना चाहिए, ये शिक्षक को जानकारी होना चाहिए। आगे चलते हैं, अब नेक्स्ट देखेंगे इसमें फोर्थ इसमें दिया है, फोर्थ पॉइंट की वंशानुक्रम से व्यक्ति शरीर का आकार प्रदान प्राप्त करता है, वातावरण शरीर को क्या है, पुष्ट करता है। यदि परिवार में पौष्टिक भोजन बच्चे को दिया जाता है तो उसकी मांसपेशियां, हड्डियां तथा अन्य प्रकार की शारीरिक क्षमताएं क्या हैं, बढ़ती हैं। तो आपने देखा होगा जहाँ पर जिनके फैमिली में जो है अच्छा पौष्टिक आहार बच्चों को मिलता है, उनका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा होता है, वो बहुत ही हष्ट-पुष्ट बच्चे होते हैं और उनकी सभी जो शारीरिक क्षमताएं होती हैं, क्रियाकलाप होते हैं, बहुत ही सभी में वो एकदम एक्टिव होते हैं, ठीक है। और बौद्धिक क्षमता के लिए भी सामान्यता वंशानुक्रम की जिम्मेदार होता है। क्या है, हमारी जो बौद्धिक क्षमता होती है इसमें हमारा बौद्धिक क्षमता हमारी होती है उसमें हमारी आनुवांशिकता ही जिम्मेदार होता है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था, हमने आनुवांशिकता वाली क्लास में पढ़ा था कि जैसे हमारे माता पिता होते हैं या हमारे पूर्वज होते हैं वैसे ही हम उनकी कॉपी होते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ जो है उनके हमें गुण प्राप्त होते हैं, ऐसा नहीं है कि हम फुल उन्हीं की तरह होंगे। तो उनके जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे जो गुण हैं वो हमारे अंदर स्थानांतरित होते रहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो है बौद्धिक क्षमता के लिए ये जिम्मेदार माना जाता है आनुवांशिकता। तो इसीलिए बालक को समझने के लिए इन दोनों कारकों को समझना आवश्यक है। तो आनुवांशिकता तो होगा ही और वातावरण भी होगा बौद्धिक क्षमता के लिए। अगर वातावरण अच्छा नहीं होगा तो हमारा बौद्धिक विकास अच्छे से नहीं हो पाएगा। हमारे आसपास का वातावरण अच्छा नहीं होगा तो जो है हम अच्छे से जो है अपना विकास नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब फिफ्थ इसमें देखते हैं, बालक की रुचियाँ, प्रवृत्तियाँ तथा अभिवृत्ति आदि के विकास के लिए भी वातावरण क्या है, अधिक जिम्मेदार होता है। लेकिन वातावरण के साथ यदि वंशानुक्रम भी ठीक है, क्या है, ठीक है, तो इनको सार्थक दिशा मिल जाती है। अगर दोनों चीज़ें अच्छी हैं तो इनके लिए क्या है, सार्थक दिशा मिल जाएगी। उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं, एक व्यवसायी के बच्चे के जीवन में व्यावसायिक अभिरुचि एवं क्षमता पाई जाती है। तो व्यवसाय वाले लोग होते हैं उनके बच्चे भी क्या है, व्यवसाय ही करते हैं, ठीक है। उन्हें शुरू से यही बताया जाता है बच्चों को कि आपको व्यवसाय करना है, हमारा कारोबार चलाना है और हमारे जो कारोबार है उसको बढ़ाना है, ठीक है। तो यदि उन्हें व्यवसाय का परिवेश प्राप्त हो तो उस दिशा में सफलता मिल सकती है, ठीक है। अगर हमसे कोई कह दे कि चलो व्यवसाय कर लें, अगर हमारी फैमिली में व्यवसाय नहीं हो रहा तो हम कैसे व्यवसाय कर लेंगे, क्योंकि वो हमारा जो है हमें वातावरण नहीं मिला, हमें परिवेश नहीं मिला, हमें पता नहीं है कि व्यवसाय कैसे करना है, तो हम उसमें सफल भी नहीं हो पाएंगे, ठीक है। अगर हमें जो ऐसा वातावरण मिल जाता है कि जहाँ पे शुरू से ही व्यवसाय होता चला आ रहा है, हमारे माँ बाप, हमारे दादा परदादा जो है व्यापारी हैं, तो क्या है, हम भी जो है वही बनते हैं, सही है। अब नेक्स्ट देखेंगे, अगला देखेंगे 6 है कि अनुवांशिकी वातावरण के बालक के विकास पर पड़ने वाले प्रभावों के ज्ञान के अनुरूप शिक्षक विद्यालय के वातावरण को बच्चों के लिए उपयुक्त बनाता है, जिससे क्या है, छात्रों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन किया जा सके, ठीक है। इससे क्या होगा, अगर जो
टीचर्स हमारे हैं बच्चों के लिए अच्छा वातावरण करते हैं। जैसे आजकल आपने देखा ही होगा कि स्कूल में क्या है, बहुत सारी पेंटिंग्स बनी देखी होंगी दीवारों पे, और बहुत ही अच्छा आपको वातावरण मिलेगा। वहाँ पे आस-पास जो है कोई भी गलत एक्टिविटी नहीं हो रही होगी, ठीक है। तो इससे क्या है, बच्चे के ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा, उसका भी डेवलपमेंट वैसे ही होगा, ठीक है। क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चा जो है अपने परिवार के बाद जो सीखता है वो अपने जो है टीचर से सीखता है, और जो विद्यालय का वातावरण होता है वहाँ से सीखता है, ठीक है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि आजकल जो है शिक्षण जो अधिगम प्रक्रिया है वो कितनी अच्छी तरीके से दी जा रही है बच्चों को, इतनी एक्टिविटीज़ कराई जा रही हैं, वहाँ का वातावरण इतना अच्छा हो गया है स्कूल्स का कि बच्चे जो हैं उसमें जाने के लिए क्या है, हमेशा तैयार रहते हैं, ठीक है। वो प्रोत्साहित होते हैं, ठीक है, उनके और विद्यालय की तरफ आकर्षित भी होते हैं। तो इस तरीके से हमने ये देख लिया। तो आई होप आपको हर एक चीज़ बारीकी से मैं आपको समझा पाई होंगी। आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे बेल आइकन को अच्छे से प्रेस कर लें ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर छोड़िएगा, ठीक है, मेरे लिए। ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में आपके साथ हाजिर होंगे। यहाँ पर अपनी क्लास स्टॉप करते हैं। ये हमने जो बाल विकास पर जो प्रभावित करते हैं कारक, जो वातावरण और आनुवंशिकता, तो यहाँ पर हम इन दोनों को ही अच्छे से पढ़ चुके हैं डिटेल में। तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा मुझे, ठीक है। और हमारे इस बैच टारगेट एग्ज़ाम ओनली से ऐसे ही जुड़े रहिए, ऐसे ही हमें अपना प्यार देती रहिए, ठीक है। और अपने DLED में अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए ताकि आपको अच्छा स्कोर प्राप्त हो। ओके, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।